ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7। हमारा आज का विषय विज्ञान, जिसमें हम तीसरा पाठ रेशों से वस्त्रों तक पढ़ेंगे। यानी रेशे से किस प्रकार से रेशों से हम धागे बनाते हैं और धागों से कैसे वस्त्र का बुनाई होता है, इस पाठ के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 6 में आपने पादपों पौधों से प्राप्त होने वाली कुछ रेशों के बारे में पढ़ा था। आपने यह भी पढ़ा था कि ऊन और रेशम के रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। ऊन के रेशे भेड़ अथवा याक के बालों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के फाइबर रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भेड़ के शरीर के किस भाग से फाइबर मिलते हैं? क्या आप जानते हैं कि इन रेशों को ऊन में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिन्हें हम स्वेटर बुनने के लिए बाजार में खरीदते हैं? क्या आपको जानकारी है कि रेशम के फाइबर से रेशम कैसे बनाया जाता है, जिनसे साड़ियाँ बुनी जाती हैं? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पहले पढ़े थे कि जंतुओं के द्वारा जो भी हमें रेशे वगैरह प्राप्त होते हैं वो जांतव रेशे कहलाते हैं, और वनस्पतियों से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो वनस्पति रेशे कहलाते हैं। तो जांतव रेशे में हमारा ऊन और रेशम आता है, और वनस्पतियों के द्वारा जो हमें प्राप्त होते हैं जैसे कपास हो गए, जूट हो गए, ये हमारा वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे वनस्पति रेशे कहलाते हैं। जांतव रेशे ऊन और रेशम, जिसमें हम अभी ऊन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भेड़, बकरी, याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन जंतुओं के आवरण पर बालों की मोटी परत क्यों होती है? बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु ऊष्मा की कुचालक है, जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ेंगे। अतः बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। ऊन इन रोएदार रेशों से प्राप्त की जाती है। यानी कि वातावरण में जो ठंडक है उससे बचाने के लिए इनके शरीर पर जो वो बालों का मोटा परत होता है वो एक आवरण के रूप में काम करता है, जो कि इनके बालों के अंदर में जो भी वायु भरी रहती है वो गर्म रहती है, और वो बाहर के वातावरण के संपर्क में ना आकर के इनके त्वचा को गर्म रखता है और इनको वातावरण के ठंडक से बचाता है। क्रियाकलाप 3.1, अपने शरीर, बाहों और सिर के बालों को छू करके अनुभव कीजिए। क्या आपको उनमें कोई अंतर लगता है? कौन से बाल मोटे और रूखे प्रतीत होते हैं तथा कौन से मुलायम? तो जिस तरीके से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के बाल हैं, जैसे सर का थोड़ा कड़क और रूखा होता है, बाहों और सिर, बाहों के बाल और हमारे अगर आदमियों के बाल में, दाढ़ी के बाल, इन लोगों के में अंतर होता है, उसी प्रकार से भेड़ों के भी बालों में तरह तरह के हर एक परत के अनुसार उसमें अंतर होता है। हमारी तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर 2 प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल और त्वचा के निकट अवस्थित तंतु रूपी मुलायम बाल। तंतु रूपी जो बाल होते हैं वो ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं। इनके जनकों का विशेष रूप से ऐसी भेड़ों को जन्म देने के लिए चयन किया जाता है जिनके शरीर पर सिर्फ मुलायम बाल हो, क्योंकि ये मुलायम बाल से ही ऊन अच्छा बनता है। तंतु रूपी मुलायम बालों जैसे विशेष गुण युक्त भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों के चयन की यह प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। ऊन प्रदान करने वाले जंतु। अब किन किन जंतुओं से हमें ऊन प्राप्त होता है उसके बारे में यहाँ पे चित्रों के माध्यम से भी आप जान सकते हैं, और यहाँ पे हम आपको पढ़ के बताते हैं। हमारे देश के विभिन्न भागों में भेड़ों की अनेक नस्लें पाई जाती हैं। 3.1, यद्यपि भेड़ों को ऊन का एकमात्र स्रोत नहीं है, फिर भी बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 3.3 और 3.4 में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। कश्मीरी बकरियों की त्वचा के निकट मुलायम बाल यानी फर होते हैं। इनसे बेहतरीन सालें बनाई जाती हैं, जिसे पश्मीना सालें कहते हैं। ये आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि पश्मीना सालें किससे बनती हैं? तो कश्मीरी बकरी होती है
जिसको अंगोरा नस्ल की बकरी कहते हैं, तो वो उनके बालों से जो उनके या फर से जो शॉल बनती है उसे पश्मीना शॉल कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3.2 उन जंतुओं को चित्र एकत्रित कीजिए जिनके बालों का उपयोग ऊन के रूप में किया जाता है। उन्हें अपने स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। यदि आप चित्र प्राप्त नहीं कर पाए तो इस पुस्तक में दिए गए चित्रों को देखकर उन्हें बनाने का प्रयास कीजिए। अपनी क्षेत्रीय और देश की अन्य भाषाओं में भेड़, बकरी, ऊँट और याक जिस नाम से जाने जाते हैं उनका पता लगाने का प्रयास कीजिए। अब हमारा क्रियाकलाप 3.3 भारत और विश्व के मानचित्र लीजिए। मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जहाँ से जंतु पाए जाते हैं, जिनसे ऊन प्राप्त होती है। ऊन प्रदान करने वाले प्रत्येक किस्म के जंतुओं के स्थान को दर्शाने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग कीजिए। रेशों से ऊन तक। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है। उनके बालों को काटकर और फिर उन्हें संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। आइए इस प्रक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी किस प्रकार से बालों से हम ऊन को तैयार करते हैं उसके बारे में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। भेड़ पालन और प्रजनन। यदि आप जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों के अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मैदानों की यात्रा करें तो आप पहाड़ी गड़ेरियों को भेड़ों के झुंडों को चराने के लिए ले जाते हुए देख सकते हैं। भेड़ शाकाहारी होती है और वह घास और पत्तियां पसंद करती है। भेड़ पालक यानी पालने वाले उन्हें हरे चारे के अतिरिक्त दालें, मक्का, ज्वार, खली यानी बीज में से तेल निकालकर जो तैयार होता है सूखा पदार्थ, वो खली कहलाता है, और खनिज भी खिलाते हैं। सर्दियों में भेड़ों को घरों के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज और सूखा चारा खिलाया जाता है। हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को ऊन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में भेड़ों की कुछ नस्लों के नाम दिए गए हैं जिन्हें हमारे देश में ऊन उत्पादन के लिए पाला जाता है। सारणी 3.1 में उनसे प्राप्त होने वाली ऊन की गुणवत्ता और गठन को भी दिखाया गया है। भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर बालों की घनी परत होती है जिससे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि पहले बताया गया है, इन भेड़ों को वर्णात्मक प्रजनन द्वारा उत्पन्न किया जाता है जिनसे एक जनक किसी अच्छी नस्ल की भेड़ होती है। अच्छा किस्म का ऊन प्राप्त करने के लिए अच्छे जनक का भी होना आवश्यक होता है, इसलिए वर्णात्मक प्रजनन के द्वारा एक यहाँ पे अच्छे नस्ल की भेड़ें प्राप्त की जाती हैं। जब पाली गई भेड़ों के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को काट लिया जाता है। अब आगे है रेशों को ऊन से संसाधित करना, यानी रेशे से हम किस प्रकार से ऊन बनाते हैं। अब उसका तरीका, उसमें कई चरण आते हैं, उसको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप के अनुसार समझेंगे। स्वेटर बुनने अथवा शॉल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊन एक लंबी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त उत्पाद होती है जिसमें निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। जिसमें पहला चरण है भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए उसी प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है जैसे नाई बाल काटने के लिए उपयोग करता है, उसी तरीके का मशीन का उपयोग किया जाता है। सामान्यतः बालों को गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि भेड़ बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर भी जीवित रह सके। बाल ऊनी रेशे प्रदान करते हैं। इन्हीं ऊनी रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है। ऊन उतारने के दौरान भेड़ को कोई विशेष कष्ट नहीं होता है जैसे कि आपको बाल काटने अथवा आपके पिताजी को दाढ़ी बनाने में नहीं होता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत, ऊपर वाली परत जो है अधिकांशतः मृत कोशिका से बनी होती है। साथ ही भेड़ के बाल फिर से उग आते हैं जैसे आपके उगाते हैं, यानी कि उनको बाल उतारने में भेड़ों को ज़्यादा कष्ट नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग चरण 2 पढ़ेंगे। त्वचा सहित उतारे गए बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। यह प्रक्रम अभिमार्जन कहलाता है। यानी अभिमार्जन किसे कहते हैं? त्वचा से जो बालों को उतार लिया जाता है उन बालों को टंकियों में डाल करके अच्छी तरह से धो करके उसकी चिकनाई, धूल को निकालना जो होता है, ये जो प्रक्रिया होती है उसे अभिमार्जन कहते हैं।
आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। अब हमारा अगला चरण 3 आता है, जिसमें अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। रोमिल अथवा रोएदार बालों को कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां विभिन्न गठन वाले बालों को छाटा या पृथक किया जाता है। उसके बाद चरण 4 शुरू होता है। अगले चरण में बालों को सुखाया जाता है, परंतु इससे पहले बालों में से छोटे छोटे कोमल व फूल हुए रेशों को छाट लिया जाता है, जो बर कहलाते हैं। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, जो बाल पे रोए जैसा गोल गोल हो जाते हैं, वो बर कहलाते हैं। इसके पश्चात रेशों का पुनः अभिमार्जन करके उन्हें सुखा लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त उत्पाद ही धागों के रूप में काते जाने के लिए उपयुक्त ऊन होती है। तो इस तरीके से अभी तो हमारे रेशों को छाट करके और धागे के रूप में ऊन को बनाया गया। इसके बाद चरण 5 होता है। रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है, क्योंकि भेड़ अथवा बकरी की सामान्य ऊन काली, भूरी अथवा सफ़ेद होती है, इसलिए उनको अलग अलग कई प्रकार के रंगों में रंगी जाती है। इसके बाद हमारा अगला चरण होता है, यह अंतिम चरण होता है, जिसे रीलिंग कहते हैं। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है और फिर लपेटकर उससे धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की ऊन के रूप में और अपेक्षाकृत छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बुनने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से हमारा भेड़ के बालों से ऊन बनाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है ऊन की कटाई, फिर उसके बाद उसका अभिमार्जन होता है। अभिमार्जन के बाद फिर उसकी छटाई होती है, और छटाई करने के बाद फिर वर की छटाई होती है, और उसके बाद हमारी प्रक्रिया जो चलती है वो है रंगाई का। और रंगाई के बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है रीलिंग करना, यानी कि उनको धागे के रूप में ऊन के रूप में बनाना, जो कि हमारे स्वेटर बनाने के काम में आता है। इस प्रकार अब हमारा क्रियाकलाप 3.4 शुरू होता है। अपने सहपाठियों के साथ इस विषय पर चर्चा कीजिए कि क्या मनुष्य के लिए भेड़ों को पालना और फिर ऊन प्राप्त करने के लिए उनके बालों को उतारना उचित है। तो हाँ, ये भेड़ों का बाल काटना उचित है, क्योंकि उन्हें भी साल साल पे उनके बालों की कटाई होते रहने से उनके नए बाल उगते हैं और अच्छे किस्म के बाल निकलते हैं। इसके साथ ही साथ मानव मनुष्यों के लिए भी आवश्यक है कि वो बाल जो उनके हैं वो हम बाहर के वातावरण यानी ठंडी के समय में हमें ठंड से बचाने के लिए काम में आते हैं। स्वेटर, शॉल, कंबल इत्यादि के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं।